रसोई के रहस्य आओ मिलकर खोले हम। सब्जी दाल मसाले इन सबको टटोले हम। रसोई के रहस्य आओ मिलकर खोले हम। सब्जी दाल मसाले इन सबको टटोले हम। रसोई के रहस्य आओ मिलकर खोले हम। रसोई के रहस्य आओ मिलकर खोले हम। नमस्कार, वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ रसोई के रहस्य। रसोई के रहस्य में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम अपने इस पड़ाव के आखिरी चरम तक पहुंच गए हैं। वी हैव नाउ रीच्ड द लास्ट मेथड ऑफ कुकिंग। हमने काफ़ी सारे मेथड्स ऑफ कुकिंग देखे। एक एपिसोड में तीन अलग मेथड्स डिस्कस किए हैं। तो ये आज ड्राई हीट का ही मेथड ऑफ कुकिंग है और ये हमारा मेथड्स ऑफ कुकिंग का सबसे आखिरी एपिसोड होगा। ये मेरा सबसे फेवरेट मेथड ऑफ कुकिंग भी है और आप लोग सब अब तक जिन्होंने सुना है समझ गए होंगे कि एक ही मेथड ऑफ कुकिंग अभी तक बचा था, वो है बेकिंग। स्ट्रेंजली बेकिंग को मैंने शायद पहले भी बताया था, सेकना भी कहते हैं हिंदी में, जिसका मतलब असल में अगर देखा जाए तो हम जो रोटी वगैरह बनाते हैं सब उसको सेकना ही कहते हैं। तो बेकिंग की जो प्रक्रिया है ये बहुत पुरानी प्रक्रिया है। किसी मतलब इजिप्शियन सिविलाइजेशन में बिफोर क्राइस्ट उस टाइम की प्रक्रिया मानी जाती है, जबकि लोग आग बनने से भी पहले की बात है कि जब तक लोगों को आग का असल पता नहीं चला था और चीज़ें इजिप्ट में जब कुछ खाने के लिए लोग तैयार करने की कोशिश करते तो धूप से जो पत्थर गर्म हो जाते उसके ऊपर कोई जड़ी बूटी वगैरह सब पीस के उसको जब उन्होंने इसके ऊपर डाला गर्म पत्थरों पे, तो उन्होंने देखा कि किसी किस्म का एक रोटी के जैसा कुछ बना और खाकर देखा तो खाने में भी अच्छा लगा उनको। लेकिन जब एक बार आग का आविष्कार हो गया, when man learned how to light a fire, तब तो चीज़ें काफ़ी बदल गई। तो बेसिकली बेकिंग ड्राई हीट मेथड है जिसमें कि किसी एक बंद एनवायरनमेंट के अंदर पूरी तरफ से गर्म हवा से चीज़ पकती है। इसमें अलग अलग किस्म के बदलाव आते हैं और अलग अलग किस्म की चीज़ें यूज़ होते हैं, प्रोसेसेस यूज़ होते हैं, जिससे कि बेसिक रॉ मटेरियल का जो है फॉर्म एकदम चेंज होकर एक अलग ही नई सी चीज़ बनकर आगे आ जाती है। तो हम लोग जो देखें आजकल के ज़माने में नहीं, काफ़ी पुराने ज़माने से अगर हम देखें तो अवन्स अलग अलग किस्म से यूज़ किए जा ही रहे थे। बहुत पुराने ज़माने में भी, मतलब आजकल के अवन्स जैसे अवन्स नहीं थे, लेकिन अलग अलग किस्म के इसी तरह के बनाए गए थे जिसमें कि गर्मी को बीच में ट्रैप करके उसके अंदर चीज़ को पकाया जाए। यहाँ तक कि गड्ढा खोद के उसके अंदर राख डालकर और पत्थर गर्म करके उसके ऊपर चीज़ को रखकर उसको पकाया जाता था। और क्या कहते हैं, जैसे टेराकोटा है फॉर इंस्टेंस, लाल मिट्टी जो है वो मट्टी लेकर मट्टी को भी कच्ची मट्टी को किसी चीज़ के इर्द गिर्द उसको पैक करके उसको इसी तरह के गरम एक पिट के अंदर डालकर उसको पकाया जाता हो। ऑलमोस्ट जैसे कि आप गमला बना रहे हो या मटका बना रहे हो, जिससे भट्टी में डाल के जैसे इसको किया जाता था, उसी तरह से कई चीज़ें ऐसी भी हैं जो उस तरह से पकती हैं। अब एक जनरल धारणा है सबके मन में, एक इम्प्रेशन है सबको कि बेकिंग जो है ये बेसिकली सिर्फ मीठी चीज़ों की होती है। मतलब बेकिंग करते ही हमको याद आती है केक्स, हमको याद आते हैं टार्ट्स, हमको याद आते हैं बिस्किट्स और कुकीज़ और चीज़ केक्स वगैरह, अलग अलग किस्म के बहुत टेस्टी और बहुत ही टेम्पटिंग जो आइटम्स होती हैं, हमको वो सब चीज़ें याद आती हैं। लेकिन ये बात सही नहीं है। बेकिंग जो है बहुत अलग अलग किस्म की चीज़ों के साथ होती है। बेकिंग मीट्स की भी होती है, बेकिंग सब्जियों की भी होती है और बेकिंग ऑफ कोर्स मीठी चीज़ों की होती है। तो बेकिंग और रोस्टिंग, जैसे मैंने रोस्टिंग के एपिसोड में बात किया था, बेकिंग और रोस्टिंग के बीच में थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी है। मतलब कई लोग उसको इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं।
तो इसमें जो है जनरली अगर बेकिंग और रोस्टिंग के बीच की अगर हम सिमिलैरिटीज देखें तो कहा जाता है कि बेकिंग इज अ प्रोसेस जो कि छोटी चीज़ों के लिए, मतलब अगर आप मीट्स बना रहे हैं उसके छोटे कट्स जो हैं वो छोटे कट्स को इस्तेमाल करने के लिए, पकाने के लिए ज़्यादा अच्छा है, ना कि फुल बर्ड्स को। जैसे यूएस वगैरह में टर्की बनती है और क्या कहते हैं इसको, अपना रोस्टेड चिकन वगैरह बनाता है, हम लोग बनाते हैं ovens में, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बनता है। बट जनरली जो है अच्छी तरह से अगर किसी चीज़ को पकना होता है तो छोटे जो कट्स हैं मीट्स वगैरह के वो ज़्यादा अच्छी तरह से इसमें पकते हैं। और रोस्टिंग जो है इज़ बेटर टू डू विथ लार्जर एंड फुल कट्स ऑफ मीट। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, लेकिन इतना जो थियोरेटिकली ये कहा जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली जो है लोग आज भी जिस तरह से भी मन हो उस तरह से लोग यूज़ करते हैं। अल्टीमेटली देखा जाए तो जो काम हम प्रैक्टिकली कर पाए और उसमें हमारा जो है एंड गोल मीट हो जाए, बस उतना हमारे लिए काफ़ी है, उससे आगे हमको क्या करना। सो दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो बेकिंग में बेसिकली अगर देखें तो जो सेवरी आइटम्स हैं, सेवरी आइटम्स हो या मीठे आइटम्स हो, जो भी हो, उसमें कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हम हर वक्त सुनते हैं। एक है आटा, मैदा, किसी भी किस्म का फ्लावर हो, फिर कोई ना कोई लीवनिंग एजेंट होता है, मतलब राइजिंग एजेंट जो होता है, जैसे बेकिंग सोडा हो, बेकिंग पाउडर हो, ईस्ट हो, पानी हो, दूध हो या और किसी किस्म का लिक्विड हो, फैट हो किसी भी किस्म का, चाहे जो भी किस्म का फैट हो, तेल हो, घी हो या मक्खन हो, जो भी यूज़ किया जाता है वो हो, अंडा हो। सो दीज आर बेसिकली अ फ्यू थिंग्स जो कि किसी भी किस्म की बेकिंग में कॉमन चीज़ें हैं, चाहे वो आप सेवरी बना रहे हो, नमकीन चीज़ बना रहे हो या आप फिर मीठी चीज़ बना रहे हो। क्या आपको पता है कि नमकीन जो चीज़ें हैं उसमें खासकर ये पाइज़ वगैरह जो बनती हैं या टार्ट्स बनते हैं जो सेवरी होते हैं, जो कि नमकीन होते हैं, उसके अंदर फिलिंग डालकर, सेवरी फिलिंग, नमकीन फिलिंग किसी भी किस्म की डालकर उसको पकाया जाता है। और उसके ऊपर जो है, अंदर और ऊपर उसकी मतलब जो उसका क्रस्ट होता है, खोल जो उसका होता है, और उसके ऊपर का जो कवरिंग होता है वो एक किस्म का पेस्ट्री ही कहलाई जाती है। उसको शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री बोलते हैं, जिसमें कि आटे को मक्खन के साथ, ठंडे मक्खन के साथ में उंगलियों के साथ, जैसे हम अपने नमक पारे वगैरह बनाने के टाइम पे जैसे मोइन डालते हैं हम, उस तरह का टेक्सचर उसका ब्रेड क्रम्स का जैसे टेक्सचर होता है। फिर उसको इकट्ठा करके ठंडे पानी के साथ उसको इकट्ठा करके फिर बेलते हैं। और कई चीज़ों में अगर आपको पफ पेस्ट्री जैसे पता हो, हम लोग जो खाते हैं, पैटीज खाते हैं हम लोग, जिसको करी पफ्स भी कहा जाता है कई जगहों पे, वो जो खाते हैं उसकी जो फ्लेकी पेस्ट्री होती है, वो फ्लेकी पेस्ट्री पे अगर आप देखें हम लोग खाते हैं तो उसके अंदर फिलिंग कोई ना कोई होती है। उसके अंदर आलू की फिलिंग होती है, सब्जियों की होती है, पनीर की होती है या फिर मीट की होती है, कीमे वगैरह की होती है। तो वो फ्लेकी पेस्ट्री, उसी तरह से बड़े कट्स भी मीट के जो हैं ट्रेडिशनली उसको इस फ्लेकी पेस्ट्री के अंदर रैप करके बनाया जाता है, उसको बेक किया जाता है। तो ये मतलब बहुत ही खास किस्म की टेक्निक्स हैं जो यूज़ करी जाती हैं बेकिंग के लिए। तो ये बेसिकली था थोड़ा सा आपके लिए बैकग्राउंड बेकिंग के बारे में और अलग अलग किस्म से जैसे बेकिंग होती है। अब बेकिंग टेम्परेचर्स जो हैं, अब बेकिंग टेम्परेचर्स जो अगर देखा जाए तो बेकिंग अलग अलग टेम्परेचर्स पे होती है। दो तरह की, इसके बेसिकली दो तरह के फॉर्म्स होते हैं, दो तरह की चीज़ों को हम बेक करते हैं। एक तो होता है डो, जो कि गूंधा हुआ आटा, चाहे वो मैदे का हो या आटे का हो या कुछ और हो। दूसरा होता है बैटर, जैसे हम मतलब जो लिक्विड गाढ़ा गाढ़ा बैटर होता है, जैसे हम अपने पकौड़े वगैरह बनाने के लिए करते हैं, जितना भी गाढ़ा हम चाहें। ये दो तरह की बेसिक इसके जो रॉ मटेरियल है उसमें ये आता है, ये दो फॉर्म्स में चीज़ अल्टीमेटली बेकिंग में जाके पकती है। जो डो है, डो में जैसे मैंने आपको बताया पाइज़ बनता है, उसका शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री बनता है और फ्लेकी पेस्ट्री बनता है, जो कि जिससे कि हमारे पैटीज़ वगैरह बनती हैं। अब ब्रेड तो खैर पता ही है, ब्रेड होता है, ब्रेड के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, चाहे वो आपके ब्रेड स्टिक्स हों, डिनर रोल्स हों, क्रोसॉन्स हों, जो भी हो, मतलब अलग अलग उसी गूंधे हुए आटे को अलग अलग रूप देकर बनाया जाता है। उसके अंदर कईयों में
क्या बोलते हैं, कईयों में राइजिंग एजेंट या लीवनिंग एजेंट नहीं होता, कई बिना उसके होते हैं, कई उसके साथ होते हैं। बैटर्स का भी ऐसे ही है, बैटर है केक्स के लिए हम लोग बैटर बनाते हैं, और अलग अलग बिस्किट के लिए भी कई बिस्किट्स हैं जो बैटर जैसे थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा बैटर बनता है, मैकरून्स वगैरह होते हैं, या फिर डोज में आपकी कुकीज़ वगैरह और आ जाती हैं। सो बेसिकली क्या हो रहा है, ये गर्म मेथड, ये मतलब गर्म हवा जो है वो बाहर से पकना शुरू होके धीरे धीरे एक टेम्परेचर पे पकता है, बाहर से पकना शुरू होके बाहर से सूखना शुरू होता है, मॉइस्चर उसका रिलीज होना शुरू होता है, और धीरे धीरे वो हीट जो है बाहर से होते हुए अंदर सेंटर तक पहुंचती है। तो इसको करने में, इस प्रक्रिया में क्या होता है कि बाहर से जो पकना शुरू होता है, वहां पे हमारा दोस्त जो हम अब तक 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं, मायार्ड रिएक्शन फिर से होता है, जिसमें कि स्टार्चेस और शुगर्स वगैरह सब अपना फॉर्म चेंज करना शुरू कर देती है, कलर चेंज करना, कैरमलाइजेशन शुरू हो जाता है, जिससे कि उसका रंग गाढ़ा होते होते, और जब तक वो अंदर पहुंच के अंदर पकता है तब तक बाहर का मतलब फॉर्मेशन उसकी हो चुकी होती है, और अंदर उस गर्मी से पकते पकते चीज़ आपकी अंदर से सॉफ्ट और मॉइस्ट रहती है, जबकि बाहर वो रंग बदल जाता, गाढ़ा हो जाता है, उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तभी आप अगर ब्रेड वगैरह देख के जब आप ब्रेड काटें तो ब्रेड के जो बाहर जो इसकी एजेस हैं ब्रेड के, आप उसमें उसमें देखें तो वो ज़्यादा सूखे होते हैं बनिस्बत उसका जो सेंटर है। सो इसलिए कई लोगों को जो उसके एजेस नहीं पसंद है वो लोग काट देते हैं, बट उसका स्वाद ही और होता है। वो सूखा, सामने ब्रेड के जो पहले 2 स्लाइसेस, सामने का स्लाइस और पीछे का स्लाइस, वो ज़्यादा सूखा होता है, क्योंकि ये पूरा जो रिएक्शन है उससे बाहर से चीज़ पहले पक जाती है और धीरे धीरे पकते पकते अंदर पकती है ना। द टेम्परेचर्स, अब टेम्परेचर्स में क्या होता है कि डिपेंडिंग ऑन क्या चीज़ पक रही है, वॉट एवर यू आर प्लानिंग टू कुक, वॉट इज़ द फाइनल मोटिव, और फाइनल आपका क्या टेस्ट है और आपका प्रोडक्ट कौन सा है, उसके हिसाब से टेम्परेचर्स अवन में होते हैं। ज़्यादा करके जो है ये जो भारी केक्स होते हैं, जो बैटर्स हैं या ब्रेड्स हैं, ये सब जो चीज़ें हैं, एक मॉडरेट टेम्परेचर पे पकाई जाती हैं, लो से मॉडरेट टेम्परेचर होता है। तो उससे क्या हुआ कि जब ये टेम्परेचर पे चीज़ें बननी शुरू, चीज़ें पकनी शुरू होती हैं, तो वो धीरे धीरे होते होते फिर वो बढ़ता है। बाहर से धीरे पकता है, तो मतलब बाहर से नहीं तो क्या, अगर आप हाई कर देंगे तो बाहर से तो वो चीज़ पक जाएगी, लेकिन जब तक उसके अंदर से पकने की नौबत आएगी, तब तक बाहर का जल जाएगा आपका पूरा। तो इसीलिए डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर प्लानिंग टू कुक और आपकी रेसिपी क्या कहती है, उसके हिसाब से आप अपना टेम्परेचर सेट करते हैं। कई जगहों पे आप टेम्परेचर काफ़ी हाई भी यूज़ करते हैं। अब लेट्स से आपकी कुकीज़ जैसे बना रहे हो, तो कुकीज़ में टेम्परेचर जो है केक्स और ब्रेड्स वगैरह के हिसाब से हाई होता है, बिकॉज उसका कुकिंग टाइम कम होता है और उसका जो बैटर है वो जल्दी पकता है, उसके डो है या बैटर उसका जो भी है वो छोटे पीसेस होते हैं और वो फटाफट पकता है। और दूसरी अलग अलग किस्म की ब्रेड्स आजकल बनाई जाती हैं, तो वो ब्रेड्स में भी जिसमें फैट कंटेंट ज़्यादा होता है, वो चीज़ जो है एक मॉडरेट आराम से टेम्परेचर पे पकना ज़रूरी है। जिसमें फैट कंटेंट कम से ना के बराबर होता है, उसको आप हाई टेम्परेचर पे पका सकते हैं, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर पे सूखा होता है और वो जल्दी पक जाता है। अब कुछ और चीज़ें होती हैं जो कि आपको सिर्फ ब्राउनिंग करनी होती है, जिन चीज़ों को, उनको आप और भी हाई टेम्परेचर पे कर सकते हैं। जैसे बेकिंग में और क्रिस्पिंग वगैरह भी होती है। अब जैसे कई चीज़ हमने बनाई, लेट्स से हमने व्हाइट सॉस लेके बेक्ड पास्ता बना लिया आपने, या बेक्ड वेजिटेबल्स बना ली, उसके ऊपर आपने ब्रेड क्रम्स डाल दिए और आपने क्या कहते हैं ये डाला, कई लोग उस पर चिप्स वगैरह, पोटैटो चिप्स भी उसको ना क्रश करके वो डाल देते हैं, या चीज़ हमने डाला। तो बेसिकली उसमें हमको क्या करना है, उसमें अब उस चीज़ को हमको सिर्फ ऊपर से उसका कलरिंग करना है, कैरमलाइजेशन, उसका मायार्ड रिएक्शन उसका निकालना है और उसको क्रिस्प करना है ऊपर क्रस्ट बनाने के लिए। तो इस चीज़ के लिए हम टेम्परेचर एकदम हाई रख के फटाफट वो चीज़ कर सकते हैं। या फिर हमको जैसे अगर समोसे वगैरह भी, आजकल तो समोसे, कटलेट सब कुछ लोग ओवन में बनाते हैं, तो उसमें अंदर चीज़ें जो है ऑलरेडी पकी हुई होती है, तो क्या पकना होता है कि सिर्फ उसका खोल पकना होता है। तो ऐसे में आप टेम्परेचर कंपैरेटिवली हाई रख सकते हो। सो इट बेसिकली डिपेंड्स कि आप जितना जलाइए, पफ पेस्ट्री है जैसे आपका ये
करी पफ्स वगैरह जो है वो, उसको अगर आपका सिर्फ आपको उसको एम्प्टी खोल को आपको अगर अपने वो करना है, उसको पफ करना है, तो काफ़ी तेज़ टेम्परेचर पे उसको कर सकते हो। एक और चीज़ जिसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है वो है कि आपके अवन में आपका बेकिंग रैक जो है आपका किस जगह पर है। अगर बहुत ऊंचा रहेगा तो ऊपर से ऊपर की गर्मी से वो बहुत जल्दी जलेगा। तो नीचे उसको थोड़ा बोलते हैं कि नीचे से थोड़ा सा, मतलब मिडिल से थोड़ा नीचे, एकदम बीच में ना हो, बीच में से भी थोड़ा सा नीचे अगर अगर वो है तो वहाँ पर ज़्यादा करके दैट इज़ द बेस्ट स्पेस टू डू ऑल योर बेकिंग। चाहे आप उस पर बेकिंग ट्रे रखें या बेकिंग टिन रखें या बेकिंग शीट रखें या किसी भी किस्म की चीज़ रखें, जो भी चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज़ अ बेटर टेम्परेचर टू यूज़। एंड अगर आप जैसे हाई हीट पर कुछ चीज़ को जल्दी अगर करना चाहते हैं तो उसको आप थोड़ा सा ऊंचे रख सकते हैं। अब ये हो गई हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताऊं कि ये क्या आपको पता है कि जब किसी भी चीज़ की बेकिंग होती है, इसमें 9 तरह के प्रोसेसेस होते हैं किसी भी चीज़ को पकाने के लिए। It takes 9 different reactions because what is necessary, what like we said कि what is baking? Baking is a chemistry. बिकॉज इसमें अलग अलग तरह के रिएक्शंस, अलग अलग एजेंट से, अलग अलग इंग्रेडिएंट से रिएक्शंस, गर्म जो हवा है चारों तरफ से, उससे अलग अलग तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो इसलिए इसमें आप और किसी में चाहे कुछ भी करें, लेकिन आपके बेकिंग के जो रेसिपीज हैं बहुत ही प्रिसाइज और बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये 9 प्रोसेसेस क्या हैं जो कि आपके फाइनल बेकिंग प्रोडक्ट का शेप देते हैं। पहली चीज़ है गैसेस फॉर्म होती हैं। सो विच मीन्स कि आप एज यू स्टार्ट बेकिंग करते करते कार्बन डाइऑक्साइड, स्टीम वगैरह रिलीज होती है, क्योंकि जैसे हमने जांचा आपके बेकिंग में बैटर है मतलब उसमें पानी या कोई लिक्विड है, स्टीम है। आपका अगर डो है तो डो के अंदर भी आपने पानी डाला, आटा आपने जब गूंदा है, कुछ किया है, तो उसके अंदर भी लीवनिंग एजेंट भी है, आपने यीस्ट डाला या आपने बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर कुछ डाला उसको फुलाने के लिए। तो उसके अंदर क्या हुआ, जब ये राइज हुआ तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली हवा के पॉकेट्स बन गए, और आप उसको गर्म करने को डालेंगे तो हवा के पॉकेट्स में से कार्बन डाइऑक्साइड उठेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड और स्टीम दोनों तरह के उसमें, मतलब बेसिक उस प्रोसेस में ये फॉर्म होना शुरू हो जाएगा उन्हीं गैप्स को लेकर। नेक्स्ट प्रोसेस जो होता है कि गैसेस ट्रैप हो जाती हैं। अब आपको पता है कि उसमें प्रोटीन है, ग्लूटेन है, अंडे में प्रोटीन है। तो ये जो है जब ये पकना शुरू होता है, आपको पता है केक आप देखते हो तो अंदर एक जाली सी होती है, वो जाली जो है ग्लूटेन की वजह से या और अंडा वगैरह डालने की वजह से ही बनती है। सो वो ट्रैप हो जाती है, आपकी गैसेस उसमें ट्रैप हो जाती हैं। उसकी जो जाली होती है ग्लूटेन की और अंडे वगैरह की जाली, उसके अंदर ये आपका एकदम ट्रैप हो जाता है। उसके बाद जो होता है वो आपका जो स्टार्च है, जो भी स्टार्च उसमें यूज़ किया गया, मैदा है, आटा है, या जिस तरह का भी कोई चीज़ स्टार्च जो यूज़ किया है, वो स्टार्च जेलेटिनाइज होना शुरू हो जाता है। अब वो जेलेटिनाइज होना शुरू क्या होता है कि ग्लूटेन अगर आप देखें तो अगर मैदा वगैरह डाले तो उसमें लेस सी बन जाती है, उसमें एक नेटवर्क बन जाता है, तो वो जेलेटिनाइजेशन उसकी शुरू हो जाती है। आपको पता है कि ये जो स्टार्च है, मैदा वगैरह है, अपना इस प्रोसेस में अपने रेगुलर वेट से 10 गुना मॉइस्चर ऑब्जॉर्ब करके उसका फॉर्म होना शुरू हो जाता है। तो ये जेलेटिनाइजिंग होती है स्टार्च की। नेक्स्ट प्रोसेस में ये होता है कि आपका प्रोटीन जो है, प्रोटीन कोएगुलेट हो जाना शुरू हो जाता है। इन सब चीज़ों की एक बेसिक, हर चीज़ की जो प्रोसेस है, हर एक चीज़ का टेम्परेचर होता है, तो वो एक सर्टेन टेम्परेचर पे पहुंच के ये प्रोसेस अगला हो जाता है, जिसमें कि आपका प्रोटीन कोएगुलेट होना शुरू हो जाता है। प्रोटीन क्या है उसके अंदर, आपका स्टार्च का प्रोटीन है, मैदे का है, दूध का है, अंडे का है। सो ये सब जो भी है वो प्रोटीन्स जो है साथ में कोएगुलेट शुरू हो जाता है। अब वो कोएगुलेट होना जब शुरू होगा तब इसका असली जो है, इस पॉइंट पे आपके जो भी आप बेक कर रहे हैं उसका एक फॉर्म बनना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट जो बात होती है वो आपके फैट्स मेल्ट होते हैं। उसमें जो भी किस्म का फैट हो वो फैट मेल्ट होना शुरू हो जाता है। फैट जब वो मेल्ट होना शुरू होता है
तो आपके जो स्टार्च है हमने जो जिसके साथ में मिलाया है, हम उस स्टार्च के हर मॉलिक्यूल के ऊपर, हर हर ग्रेन के ऊपर बेसिकली ये फैट कोट हो जाता है, और ये कोट होने से फैट मेल्ट होता है और उससे स्टीम बननी शुरू होती है। इससे क्या होता है कि आपके अंदर की जो चीज़ है वो आपकी मॉइस्ट और नरम रहनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट जो होता है, अब इतना सब कुछ हो गया तो अब पानी इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है। उसके अंदर जो भी पानी है, जो जो भी मतलब स्टीम बन के ये सब चीज़ें आगे अब उड़नी शुरू हो जाती हैं। तो धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, ये सब खत्म होना शुरू हो रहा है, तो आपका अपने आप ये चीज़ फॉर्म लेना शुरू कर रहा है। आपका बेकिंग धीरे धीरे खत्म होने पे आ रहा है। इसके आगे आपका अभी कैरी ओवर कुकिंग होता है। कैरी ओवर हमने रोस्टिंग में भी देखा था। तो कैरी ओवर कुकिंग होने का मतलब ये है कि आपका प्रोडक्ट जो पूरी तरह से बन भी गया है, बनने के बाद भी जब आप उसको निकालें अवन से, निकाल कर उसको थोड़ी देर बाहर रख भी दें तो भी वो थोड़ा बहुत अंदर से पकता रहता है। उसकी हीट है, बिकॉज उसका नेचर है। तो तभी कहा जाता है कि जब आप कुछ चीज़ बेक करें तो इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू लीव इट फॉर अ लिटिल वाइल, ताकि वो अपना जो भी उसका फाइनल कुकिंग वगैरह होना होता है कैरी ओवर कुकिंग में, वो कैरी ओवर कुकिंग हो जाता है। सबसे आखिरी चीज़ जिसका नाम है स्टीलिंग, उसको कहते हैं स्टीलिंग। बेसिकली इस पॉइंट पर आके आपकी चीज़ पूरी तैयार है और आपकी रखी हुई है, और जितना भी इसमें बचा कुचा जो मॉइस्चर था सब खत्म हो चुका है, एंड अब वो अपने असली फॉर्म में आ गई है। तो इससे क्या होगा, आपका स्टोरेज आसान हो जाता है। इसको रूम टेम्परेचर पे रखना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इससे क्या होगा कि जितना भी उसका पानी निकलना, जितना भी मॉइस्चर निकलना होगा वो निकल जाता है, बट एट द सेम टाइम उस रूम टेम्परेचर पे इट मेंटेन्स इट्स फॉर्म। चाहे वो क्रम्बली होना होता है, चाहे वो सॉफ्ट होना होता है, जो भी होता है, ये स्टीलिंग हो जाती है। यही आप अगर मतलब इसको या तो रूम टेम्परेचर पे रखें या फ्रीज करते, डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर रेसिपी सेज। बट इसको अगर फ्रिज पे रखें तो चीज़ हार्ड बहुत जल्दी हो जाती है। सो दीज आर द 9 प्रोसेसेस दैट टेक प्लेस व्हेन यू आर एक्चुअली बेकिंग समथिंग। तो इट्स एब्सोल्युटली वंडरफुल। मतलब कितनी फैबुलस चीज़ है कि ये आप इतनी सारी चीज़ें एक हम जब देखते हैं तो हमको सिर्फ एंड में एक बहुत सुंदर सा केक या बहुत टेस्टी कुकी या बहुत टेस्टी करी पफ या जो भी मिल जाता है, बट इसमें देखिए कितनी सारी चीज़ें हुई। अब आपको मैं बताऊंगी जो चीज़ें जिसकी आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये बहुत आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब आप कुछ भी चीज़ बेक कर रहे हों तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है टू इंश्योर दैट योर एंड प्रोडक्ट इज़ इवन एंड टेस्टी एंड गुड। सबसे पहली चीज़ है, आप अपनी रेसिपी को पढ़ लें। आप क्या करने जा रहे हैं उसको बहुत अच्छे से पढ़ के समझ के जांच लें। इससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया रहेगा कि इसका बेसिक प्रोसेस क्या है, मतलब उसका ऑर्डर क्या है, क्या चीज़ कहाँ से जो आपने पहले करना है, उसके बाद में क्या होना है, फिर उसके बाद में क्या होना है। हम जैसे लोग जैसे किताबें नहीं पढ़ सकते, लोग अपने रेसिपी बुक सामने रखते हैं, या उनके पास बोर्ड्स होते हैं उसके ऊपर वो उसको चिपका के रख देते हैं ताकि काम करने के टाइम पे उनको पता रहे। लेकिन हम लोग सिंस वी डोंट नो दिस, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो व्हाट वी आर डूइंग। उसको एक बार समझ हो गई तो उसके हिसाब से आप अपने इंग्रेडिएंट सारे निकाल के सब इकट्ठा करके साइड पे रख देंगे, ताकि आपको पता कि अब आपने एक अगर चीज़ करी है तो उसके बाद में आपने ये चीज़ करनी है, फिर ये चीज़ करनी है। ऐसा ना हो, क्योंकि इसका जो केमिस्ट्री है, इसमें जो प्रिसिशन है, चीज़ें एक के बाद एक अगर ढंग से नहीं गई और टाइम बीच में रह जाता है तो कई चीज़ें खराब होने का डर होता है। आपका बैटर फ्लैट हो सकता है, आपका ऑर्डर खराब हो गया तो आपकी चीज़ अल्टीमेटली एंड प्रोडक्ट आपकी खराब हो सकती है और इतनी मेहनत बेकार हो सकती है। सेकेंड चीज़ जिसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, मेजरमेंट्स। आप जब किसी चीज़ को मेजर करें, इसमें बेकिंग इज़ अ साइंस, इट हैज़ टू बी एब्सोल्युटली प्रिसाइज। मतलब आपको जितना कहा जा रहा है उतना ही इस्तेमाल करिए, उससे ज़्यादा या उससे कम नहीं। क्योंकि इससे क्या होता है, लोग जब रेसिपी बनाते हैं तो बहुत सोच समझ के, बहुत सारी चीज़ें देखकर, प्रैक्टिस, बहुत सारी एक्सपेरिमेंटिंग करके उसके बाद में चीज़ बनती है। तो आई थिंक वी शुड फॉलो दैट टू द लेटर, क्योंकि इससे क्या होगा, हमको एग्जैक्टली क्या करना है वो पता रहेगा। अब आप जब मेजर कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, आप ज़रूरत से ज़्यादा, खासकर जब लेट्स से बोला 1 कप मैदा बोला है,
तो 1 कप मैदे का मतलब ये नहीं होता कि उसको उठाकर मैदा या चीनी या जो भी है ठूस-ठूस कर अंदर डालें, अनलेस द रेसिपी सेज सो। कई रेसिपीज़ में आता है कि 1 कप पैक्ड मैदा। अब वो पैक्ड मैदा है मतलब आप उसको टाइट बंद कर लें, नहीं तो आप यकीन नहीं कर सकते कि आपने अगर टाइट बंद मैदा डाला आपने कप के अंदर, तो आप जब फाइनली उसको निकाल कर देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट 2 कप मैदा होगा। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट हाउ यू आर डूइंग इट। अगर तो डिजिटल वेइंग स्केल्स है, हमारे आजकल टॉकिंग वेइंग स्केल्स मिलते हैं, तो किसी के पास अगर है टॉकिंग वेइंग स्केल, अगर वो यूज़ कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, बिकॉज उससे अगर कई बार ग्राम्स वगैरह में आता है तो उससे हमको वेट पता करने में आसानी होती है, क्योंकि अलग अलग इंग्रेडिएंट्स के अलग वज़न होते हैं। लीटर्स में वज़न अलग होते हैं और ग्राम्स में वज़न अलग होते हैं। जनरली बोलते हैं कि मिलीलीटर्स और ग्राम्स के अगर अपने पास है तो कई बार अगर ml में हमारे पास कप अगर है और उसको हमको अगर ग्राम्स का कप है और उसको ml में करना है, तो जो आपका 1 कप है, 1 कप से आप अगर 2 टेबल स्पून्स ऊपर किसी चीज़ को डालें तो वो ml में हो जाता है, मिलीलीटर्स में हो जाता है कन्वर्जन। वो हम आगे जब बात करेंगे तो वो मैं अलग अलग चीज़ें आपको सब बताऊंगी। नेक्स्ट चीज़ जो बहुत ज़रूरी है इज़ द टेम्परेचर ऑफ योर इंग्रेडिएंट्स। आप अगर देखें तो कई जगहों पर आपको कहा जाता है ब्रिंग इंग्रेडिएंट्स एट रूम टेम्परेचर। ना, रूम टेम्परेचर पे लाना ज़रूरी इसलिए है कि अलग अलग कंसिस्टेंसीज होती हैं, अलग अलग नेचर है अलग अलग प्रोडक्ट्स का। आप जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो मैदा हो, चाहे वो दूध हो, चाहे वो अंडा हो, चाहे वो मक्खन हो, या जो भी यूज़ कर रहे हैं, इन सब का जो बेसिक कंसिस्टेंसी है और बेसिक नेचर अलग है। अगर सब चीज़ को हमको इमल्सिफाई करके मिलाकर एक होमोजेनस बैटर बनाना है या एक ऐसी चीज़ बनाना है जो कि अच्छी तरह से मिल जाए, तो उसमें हमको इंश्योर करना है कि यूज़ करने से पहले घंटा 2 घंटा पहले हम ये चीज़ें निकाल कर बाहर रख दें ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। अब एक ट्रिक ये है कि बाय चांस आपने कुछ निकाला, अंडा निकाला और सडनली आपको कुछ करने का ज़रूरत पड़ गई और आपने अंडा निकाला था, एक अंडा ठीक नहीं निकला, आपने दूसरा निकाला लेकिन वो फ्रिज से निकाला है, तो उसको पानी थोड़ा सा गर्म करके, गर्म पानी के अंदर डाल के बेसिकली उसका टेम्परेचर नीचे करके आप करेंगे तो आपको करने में ज़्यादा आसानी होगी। अब नेक्स्ट चीज़ जो है उसमें हमको अपने अवन का टेम्परेचर देखना है। अब अलग अवन्स अलग टेम्परेचर्स, अगर वो 150 डिग्रीज कहता है तो ये मतलब नहीं है कि आपके अवन में टेम्परेचर 150 डिग्रीज ही होगा। अब जैसे मेरा अवन है, मेरा ओटीजी जो है, उसमें अगर मुझे 180 डिग्रीज, क्योंकि मैंने देखा पहले 180 डिग्रीज एग्जैक्ट करके मैं जब चढ़ाती कुछ भी चीज़ अंदर डालती केक बनाने को, तो वही होता कि बाहर से केक ज़्यादा हो जाता, पक जाता और ऊपर क्रैक्स आ जाते और उसके अंदर जो है चीज़ कच्ची रह जाती, जिसकी वजह से मुझको कुछ और देर उसको अंदर रखना पड़ता है, उसमें पूरी चीज़ ख़राब हो जाती है। तो मैंने तब रियलाइज़ किया कि 180 डिग्रीज जब वो कह रहे हैं तो 180 डिग्रीज में मेरा अवन जो है ज़्यादा गर्म हो रहा है। सो आई ब्रॉट इट डाउन टू 160 डिग्रीज। अब मैं 160, 150, 160 के बीच में बनाती हूँ और चीज़ एकदम ठीक बनती है। तो ये 1-2 बार करके टेस्ट करना पड़ता है कि आपके अवन में कितने टेम्परेचर का फ़र्क है। वोल्टेज में भी फ़र्क होता है, हमारे देश में वोल्टेज वगैरह का भी फ़र्क होता है, तो उसमें भी अगर आप संडे को बेक करेंगे तो आपकी चीज़ ज़्यादा, आपका वोल्टेज हाई होगा। ये सब चीज़ें मैंने देखी हुई है, खुद की आजमाई हुई है, इसलिए मैं कह रही हूँ। एक और चीज़ ज़रूरी जो है आपको करने की, वो है प्रीहीट करना अवन। अवन अगर आप प्रीहीट करके बनाएंगे तो आपका जो भी चीज़ आप बेक करने जा रहे हैं वो अवन ऑलरेडी उस टेम्परेचर पे पहुंच चुका होगा और तब वो अंदर जाएगा। याद रखिए कि अवन का दरवाज़ा हर वक्त बंद रहे। आप अगर उसको प्रीहीट भी कर रहे हैं, इंश्योर करिए, क्योंकि कई अवन्स के जो दरवाजे हैं वो स्प्रिंग लोडेड होते हैं और वो अपने आप बंद हो जाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो स्प्रिंग लोडेड होने की वजह से बंद हो जाते हैं, एक पॉइंट तक जाके रुक जाते हैं। अगर उसको ध्यान ना दें तो वो थोड़ा सा खुला रह जाता है, जिसमें से वंस अगेन योर टेम्परेचर इज गोइंग टू बी ऑल मेस्ड अप। तो प्री हीटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक और चीज़ जो काफ़ी लोग जो प्रोफेशनल बेकर्स हैं और जो रेगुलर बेकर्स हैं वो लोग यूज़ करते हैं, वो उसको कहते हैं अवन थर्मोमीटर। तो अवन थर्मोमीटर मतलब कुकिंग थर्मोमीटर है, चाहे वो मीट्स के लिए या कुछ और के लिए, गैस के लिए हो या अवन के लिए हो, तो उससे जो एग्जैक्ट टेम्परेचर अंदर का क्या है पता चल जाता है। मैंने पता किया था, जो यूएस वगैरह में जो है ये टॉकिंग थर्मोमीटर्स ऐसे वाले भी मिलते हैं, कुकिंग थर्मोमीटर्स जो होते हैं। तो
असल में अगर आपको पता करना है तो आप अपनी जो भी चीज़ बेक कर रहे हैं उसके अंदर अगर थोड़ा सा अपना ये थर्मोमीटर डालें तो आपको एग्जैक्ट टेम्परेचर जिस पे वो चीज़ बेक हो रही है पता चल जाता है। अगर नहीं है तो हमको फिर अंदाज करके हमको देखना पड़ता है कि क्या हमारे लिए काम करता है। तो ये आपका अवन का टेम्परेचर हुआ जो आपको बहुत इसको ध्यान रखना है। अल्टीमेटली द लास्ट थिंग बट ऑल्सो समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली वाइटल इज हाउ यू मिक्स समथिंग। आप जेंटली कंबाइन किसी चीज़ को अगर बोला जाता है मतलब जेंटली कंबाइन करना है, या उसको बीट टिल लाइट एंड फ्लफी बोला जाता है तो बीट टिल लाइट एंड फ्लफी। कभी भी किसी चीज़ को ओवर मिक्स करना जो है बहुत गलत बात है, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम एरिएशन दे रहे हैं, हर चीज़ को एयर इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। अपने बीटिंग वगैरह से क्या हो रहा है, आपका अंडा और आपका चाहे वो जो भी लिक्विड है, फैट है, जो भी है, और मैदा वगैरह सब मिल के उसमें आप एयर के होल्स बन रहे हैं आपका उसके अंदर। तो ये this air incorporation is extremely important to ultimately give it the light and fluffy texture. अगर ज़रूरत से ज़्यादा उसी चीज़ को आप बीट करेंगे तो वो चीज़ डेंस और भारी हो जाएगी और आपका केक फ्लैट बैठ जाएगा। तो इसको बहुत ज़रूरी है, जब आपको बोला जाता है कि आप इसको लाइटली बीट करके उसके बाद आप जब आटा डालेंगे या मतलब मैदा वगैरह जो भी डालते हैं, ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, उसको हल्के हाथ से उसको मिक्स करें। हल्के हाथ से मतलब सच में हल्के हाथ से, आप अपना स्पैटुला या चम्मच या जो भी लेकर आप मिक्स कर रहे हैं उसको बहुत हल्के से उठाए और गिराए, बस उतना ही करना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। अल्टीमेटली इफ़ यू कीप ऑल दीज थिंग्स इन माइंड, धीरे धीरे करते करते आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। बेकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि मतलब बहुत अच्छे बड़े बड़े कुक्स भी हैं, वो लोग बेक करना प्रेफर नहीं करते, बिकॉज बेकिंग में बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और बहुत प्रिसाइज होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि कुछ मैंने ठीक है इसमें कुछ मसाला कम था, उठाकर एक थोड़ा सा एक चुटकी भर मसाला और डाल दिया। अनफॉर्चुनेटली बेकिंग में हम ये सब चीज़ें नहीं कर सकते, अनलेस कि ऑफ कोर्स आप कोई मास्टर शेफ हैं और आप इन सब चीज़ों में एक्सपेरिमेंट करके आप एक नया प्रोडक्ट निकाल सकते हैं तो परफेक्ट ज़रूर करिए। बट हम लोग जैसे रेगुलर लोग हैं जो रेगुलर बेकिंग करते हैं, हमारे लिए ये चीज़ें सबसे आसान चीज़ है। कुछ लिखी हुई चीज़ को अगर फॉलो करनी है उससे आसान चीज़ क्या हो सकती है? कि आपको किसी ने बोल दिया कि अभी ये करो, फिर उसके बाद ये करो, उसमें इतना ये करो, उतना वो करो, मतलब वो सब लिख के दे दिया तो अपना दिमाग तो लड़ाने की ज़रूरत ही नहीं है, उसकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने की ज़रूरत है। बट लेट मी टेल यू कि अगर आप बेकिंग करना एक बार शुरू कर दें तो उससे ज़्यादा सेटिस्फाइंग चीज़ कुछ नहीं। घर में केक बेक होता हो, ब्रेड बेक होती हो, उसकी खुशबू जो है घर के अंदर जब फैल जाती है तो मन करता है कि बस यही काम करते रहो। आई होप मेरी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो भी मैंने आपको इकट्ठा करके दी है ये आपके कुछ काम आएगी, एंड इट विल एनकरेज यू टू बिकम बेकर्स। प्लीज़ डू दिस, स्टार्ट लर्निंग हाउ टू बेक एंड यू विल नेवर रिग्रेट इट। आपको हर वक्त मैं आपको पक्का बताऊंगी कि आपको बहुत ही मतलब इंटरेस्ट रहेगा, शौक रहेगा कि उससे आप कुछ कर पाएँ एंड आपका दिल खुश हो, आपके घर वालों का दिल खुश हो। तो इससे मैं इसके साथ ही यहाँ पर ये ख़त्म कर रही हूँ इस एपिसोड को। आप हमको ज़रूर बताइए एज ऑलवेज कि कैसा लगा, एंड आपसे अब मिलेंगे हम अपने अगले पड़ाव में, जिसके डिटेल्स जैसे वक्त आएगा मैं आपको देती रहूँगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, इनको सब सुनने के लिए, इस एपिसोड्स को सराहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। And we will stay with you and keep in touch with us on our social media at all times at रसोई के रहस्य, both on Instagram and Facebook. Thank you. रसोई के रहस्य आओ मिलकर खोले हम, रसोई के रहस्य आओ मिलकर खोले